जय हिंद व्यूवर्स। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था रोहिंग्या के बारे में कि वो बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए नहीं डिपोर्ट किए जाएंगे, हटाए नहीं जाएंगे, निष्कासित नहीं किए जाएंगे। क्योंकि हमारा संविधान जो है उसमें आर्टिकल 14 इक्वालिटी की, समानता की, एंड आर्टिकल 21 जो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जी हाँ, कानून सबके लिए बराबर है, भले ही वो सिटीजन या नॉन सिटीजन है, के बारे में बात करता है। तो इसी आर्टिकल 14 एंड 21 की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्या को आप ऐसे निष्कासित नहीं कर सकते। तो आज का हमारा यह वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं रेफ्यूजी, द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन, जो समझौता हुआ था 1967 का प्रोटोकॉल, इसके बाद आया हुआ है, इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रोटोकॉल एंड इंडिया, और जो कन्वेंशन है, समझौता एंड ये जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में, मेरे बारे में। व्यूअर्स, यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के अकॉर्डिंग, जो रेफ्यूजी का डेफिनेशन है, शरणार्थी का डेफिनेशन है कि वो लोग जो युद्ध, हिंसा, संघर्ष या उत्पीड़न, वायलेंस, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट या प्रोसिक्यूशन, जी हाँ, किसी परेशानियों से आके, जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो प्रोसिक्यूशन था, उसकी वजह से यदि किसी देश की सीमा को क्रॉस करके एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पहुंच गए हैं तो उनको शरणार्थी बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, शरणार्थी मतलब शरण में आए हुए लोग। तो ये जो शरणार्थी है, जो रेफ्यूजी हैं, इनको प्रोटेक्ट किया गया है इंटरनेशनल लॉ के थ्रू, ताकि इनको परेशानियां कम हो या न हो। इस सिलसिले में एक कन्वेंशन है, एक समझौता हुआ है, जो है 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन, जिसको शरणार्थी समझौता या सम्मेलन कहा जाता है। तो एक्चुअली ये जो समझौता है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ड्राफ्ट किया गया था। ये एक की लीगल डॉक्यूमेंट है, जी हाँ, प्रमुख कानूनी दस्तावेज है शरणार्थियों के बारे में, जो इनके बारे में बताता है कि कैसे इनको डील किया जाए। तो ये, जैसा कि मैंने कहा, वर्ल्ड वॉर टू 1939 टू 45 के बीच में जो हुआ था, उसके बाद लाखों लोग डिस्प्लेस हुए अक्रॉस द यूरोप में। तो उसके बाद ये जो कन्वेंशन है, ये जो समझौता है, वो ड्राफ्ट किया गया रेफ्यूजीज के लिए। ये जो कन्वेंशन है वो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ऑन रेफ्यूजीज के लिए ये गवर्न करता है, ये एडमिनिस्टर करता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये जो स्टैब्लिश हुआ है दैट इज 1950 में, और यह शरणार्थियों के बारे में बात करता है, ये जो कन्वेंशन है। व्यूअर्स, जो 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन है वो डिस्प्लेस्ड लोगों, जो विस्थापित लोग हैं, जो शरणार्थी हैं, उनके अधिकारों के बारे में, और साथ में राष्ट्रों का जो कानूनी दायित्व है उसके बारे में रूपरेखा तैयार करता है। कुछ गाइडलाइन उसमें मेंशन है। तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन का, उसको बोलते हैं नॉन रिफुलमेंट, जिसका मतलब होता है कि आप किसी को पीछे नहीं धकेलेंगे, मतलब वापस नहीं करेंगे। एक्चुअली नॉन रिफुलमेंट का मीनिंग यह है कि विच asserts दैट अ रेफ्यूजी शुड नॉट बी रिटर्न टू अ कंट्री वेयर दे फेस सीरियस थ्रेट टू देयर लाइफ और फ्रीडम। यदि कोई शरणार्थी आया हुआ है तो निश्चित रूप से वह कुछ ना कुछ थ्रेट, कुछ उसको महसूस हो रहा है, उसको खतरा है, और ऐसे केस में आप उस शरणार्थी को दोबारा उस देश में वापस नहीं भेज सकते, धकेल नहीं सकते, मजबूर नहीं कर सकते। बेसिकली यही प्रिंसिपल है इस 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन का। कुछ और बातें इसमें, प्रोविजन जो है, क्या क्या पॉइंट है। इट्स प्रोवाइड लीगल स्टेटस टू रेफ्यूजी, इसमें ये मेंशन किया गया है कि इस शरणार्थी को आपको कानूनी दर्जा, एक लीगल स्टेटस देना है। उसके साथ साथ राइट्स ऑफ एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी, एंड नॉट पनिशिंग रेफ्यूजीज फॉर एंटरिंग इलीगली। जी हाँ, शरणार्थी जब आते हैं तो वीजा, पासपोर्ट लेके नहीं आते, तो उनको इसके लिए, इलीगल प्रवेश के लिए या अवैध रूप से प्रवेश के लिए उनको आप दंड नहीं देंगे, और साथ में उनको रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी देंगे। ये सारी चीजें इस कन्वेंशन में मेंशन है। एडिशनली, अब जरूरत पड़ी 1967 प्रोटोकॉल की, क्योंकि 1951 का जो कन्वेंशन था वो केवल उन लोगों के लिए एप्लीकेबल था जो वर्ल्ड वॉर टू से अफेक्टेड थे, और केवल यूरोप के लिए था। और वो 1951 से पहले जो लोग डिस्प्लेस थे उनके लिए ही ये बात लागू होती थी। तो फ्यूचर में, बाद में क्या हुआ कि 1951 के बाद भी कई सारे ऐसे रिक्वायरमेंट आई जहां पे लोग, अनेकों लोग डिस्प्लेस हुए, रेफ्यूजी हुए। तो कई सारे देशों ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया कि उनको शेल्टर देने के लिए।
तो 1967 प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ी? इंटरनेशनल ट्रीटी रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी, ये जो प्रोटोकॉल है 1967 का, ये इसी से जुड़ा हुआ है 1951 के कन्वेंशन से, जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी है। जी हाँ, ये भी एक समझौता, एक संधि पत्र है रिलेटेड विद द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी, शरणार्थियों से रिलेटेड हुए। तो जब जब रेफ्यूजीज के अधिकारों की बात होगी, कुछ नियम कानून की बात होगी, तो पहले में 1951 का कन्वेंशन और साथ में 1967 का जो प्रोटोकॉल है वो, और ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। जैसा कि मेंशन है टू बी रेफर्ड अलोंगसाइड द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन, कि इस 1967 के प्रोटोकॉल को इसके साथ ही रेफर किया जाएगा, इसके साथ ही इसको पढ़ा जाएगा, संदर्भ में रखा जाएगा रेफरेंस के लिए। Then the 1951 Refugee Convention applied only to people displaced before 1st Jan 1951। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कन्वेंशन था 1951 का, वो केवल उन शरणार्थियों के ऊपर, उन रेफ्यूजीज के ऊपर लागू था, उन डिस्प्लेस्ड लोगों के ऊपर लागू था जो कि 1951 से पहले डिस्प्लेस हुए थे। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम हो रही थी? रेटिफाइंग, बिकमिंग अ पार्टी टू। तो जो कंट्री इसके पार्टी बन गए 1951 के, या जिन्होंने रेटिफाई कर दिया, जिन्होंने इसको ऑफिशियली स्वीकार कर लिया, तो वो लोग उस पे रेस्ट्रिक्शन डाल सकते थे उन रेफ्यूजियों को अपने देश में आने के लिए। देन 1967 प्रोटोकॉल ने क्या किया? इट अलाउड अदर रेफ्यूजीज डिस्प्लेस आफ्टर इवन 1951। तो इस प्रोटोकॉल ने का ड्राफ्ट करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उस रेफ्यूजीज को अलाउ करने के लिए जो 1951 के बाद डिस्प्लेस हुए थे। देन इसमें ये भी मेंशन है, इसका जो प्रोविजन है कि इक्वल स्टेटस बी गिवन टू ऑल रेफ्यूजीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेडलाइन ऑफ 1st Jan 1951। मतलब कोई पहले आया या बाद में आया, उससे प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, सबको आपको समान दर्जा देना है रेफ्यूजी का, ये इस प्रोटोकॉल में मेंशन है। देन क्या हुआ इफेक्ट इस 1967 प्रोटोकॉल का? द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन अप्लाइड यूनिवर्सली। ये जो कन्वेंशन केवल जो पहले यूरोप में के लिए था, अब 1967 प्रोटोकॉल के आने के बाद पूरे वर्ल्ड में इक्वली रूप से यूनिवर्सली अप्लाई हो गया। देन कंट्रीज दैट रेटिफाइड आल्सो अबाइड बाय द रेफ्यूजी कन्वेंशन एज वेल। जो कंट्री केवल इसको फॉलो किए, इसको रेटिफाई किए, इसको स्वीकार किए, इसको अप्रूव किए, इसमें एग्री हुए, वो साथ में ऑटोमेटिकली वो जो 1951 का जो कन्वेंशन है उसके भी एक तरह से उन्होंने एग्री हो गया लीगली। देन और क्या इफेक्ट हुआ? द यूएस नॉट रेटिफाइड द रेफ्यूजी कन्वेंशन। इसका एक एग्जांपल ये है एक तरह से कि यूएस ने, मैंने आपको अभी बताया कि जो देश 1967 प्रोटोकॉल को एग्री हुए, रेटिफाई किया, वो 1951 को ऑटोमेटिकली रेटिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल, एक एक्सेप्शन ये भी है कि द यूनाइटेड नेशन, यूएस ने, अमेरिका ने केवल 1967 प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है, उसको माना है, और वो रेफ्यूजी कन्वेंशन जो 1951 का है उसको उसने नहीं माना है। देन इस कन्वेंशन के बाद इट इज लायबल टू अप्लाई द कन्वेंशन प्रोविजन। इसके बावजूद भी जो है वो सारे कन्वेंशन के प्रोविजन को मानने के लिए बाध्य है, उत्तरदायी है लीगली। ये एक स्क्रीनशॉट, जब आप UNHCR सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट खुलेगी इंडिया के लिए। जैसे ही आप .org है तो इंडिया का ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया। इसके अकॉर्डिंग 149 स्टेट्स हैं जो इसके मेंबर हैं या इस समझौते को फॉलो करते हैं, या तो ये 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन या फिर 1967 का, या फिर दोनों। तो ये टोटल ऐसे 149 देश हैं। भारत का क्या पोजीशन है? इंडिया एंड द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन। तो इंडिया, हमारा देश, इस रेफ्यूजी कन्वेंशन का या ये जो प्रोटोकॉल जो दूसरा आया था 1967 प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, वो भारत उसका पार्टी नहीं है, उसका मेंबर नहीं है, उस समझौते को नहीं मानता। तो भारत में नो नेशनल रेफ्यूजी प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, भारत में कोई राष्ट्रीय शरणार्थी संरक्षण ढांचा, कोई एक ऐसा कुछ फ्रेमवर्क नहीं है कि कैसे इनको रेफ्यूजी से डील किया जाए, उसके बारे में कोई अभी तक फ्रेमवर्क बना नहीं है। देन भारत कैसे तब डील करता है? तो भारत क्या करता है, डिफरेंट रेफ्यूजी ग्रुप के संग अलग अलग डील करता है। देन इंडिया ग्रांट्स एजिलम, भारत क्या करता है, अफगानिस्तान और म्यांमार के शरणार्थियों को शरण दे देता है, और साथ में जो ये स्वेच्छा से जो रिपैट्रिएशन करने वाले हैं, जो परिवर्तन करने और प्रत्यावर्तन, बेसिकली जो श्रीलंकाई तमिल है, उनको भी वो सपोर्ट करता है ताकि वो उनको शरण देने के लिए, रेफ्यूज देने के लिए।
देन रिस्पेक्ट यूएनएचसीआर मैंडेट फॉर अदर नेशनल। ऐसा नहीं है कि भारत यूएनएचसीआर की बात को या उसके अधिदेश को नहीं मानता है, वो पूरा सम्मान करता है। देन यूएनएचसीआर जो दिल्ली में है, भारत के एक ऑफिस दैट कंडक्ट्स रेफ्यूजी स्टेटस डिटर्मिनेशन। जी हाँ, एक नया वर्ड है ये, रेफ्यूजी स्टेटस डिटर्मिनेशन, आरएसडी, फॉर एजिलम सीकर्स। जिन लोगों को शरण चाहिए, तो यूएनएचसीआर, जिसका यूएनएचसीआर न्यू दिल्ली, ये उसके बारे में आरएसटी आयोजित करता है, इनका शरणार्थी का स्थिति निर्धारण करता है, इनका रेफ्यूजी स्टेटस डिटर्मिनेशन करता है। देन भारत का कंसर्न क्या है इस रेफ्यूजी को लेके? अब नॉर्मल बात है कि सिक्योरिटी इशू होगा, जहां पे कई तरफ से लोग, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, कई चारों तरफ से जब मिक्स्ड माइग्रेशन होने लगता है, तो वहां पे सुरक्षा वाली सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। और दूसरा एक स्पेस वाला इशू, जिस देश में ऑलरेडी हमारे यहाँ सीएए, एनआरसी, एनपीआर के बहुत सारे इशूज चल रहे हैं, तो वहां पे देश में ऑलरेडी जगह की कमी है, तो ऐसे केस में शरणार्थियों को लेके आना एक और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि इस रेफ्यूजी से रिलेटेड ये वीडियो, कुछ कन्वेंशन से रिलेटेड जो मैंने आपको कुछ इन जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है, ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो जीए से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।